मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और अभी तक मेरी औलाद नहीं हुई थी। इसलिए आज रात को मेरा शौहर एक डॉक्टर के पास लेकर गया। उस डॉक्टर ने मेरे शौहर को क्लिनिक के बाहर खड़ा किया और मुझे अंदर ले जाकर कमरे को लॉक लगा दिया। फिर अंदर क्लिनिक की लाइट बंद कर दी। मुझे मां बनने का बहुत शौक था, इसलिए मेरा शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप जब किया तो मैं अस्पताल के वेटिंग एरिया में अपने शौहर के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा शौहर मुझे घूर घूर के देख रहा था। मैंने उस पर एक नजर डालकर फौरन हटा ली। मुझे वहां पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने ये सुना था कि इस अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट एक मेल डॉक्टर है, मैं कैसे किसी मर्द से ऐसे इलाज करवा सकती थी। मैं इसी उलझन में शिकार थी कि न जाने वो मुझे कैसे कैसे सवाल करेगा और मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि वो मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। इसने आज तक जितनी भी औरतों के इलाज किया है, एक बार भी उससे नाकामी नहीं हुई। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स आई और कहने लगी, काशिफ साहब ये कौन है? मेरा शौहर कहने लगा कि ये मेरी बीवी है। मैंने काशिफ का हाथ पकड़ लिया, वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ मरीज को ही चेक करता है, मरीज के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। काशिफ ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही सही जवाब देना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि आखिर गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल का औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ये बातें गलत नहीं समझी जाती, लेकिन मैं गांव से ताल्लुक रखती थी। लेकिन अब शादी के बाद काशिफ के साथ शहर रहने लगी थी, लेकिन मेरा मायका गांव में था, इसलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं इस नर्स के साथ डॉक्टर के कमरे तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के कमरे के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। उसके बारे में मेरे शौहर ने कहा था कि वो एक बहुत ही आला डॉक्टर है। आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो नौजवान सा डॉक्टर था, यही कोई मेरे शौहर की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा कि दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। ये सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाजा लॉक किया और वो कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। शर्म की वजह से मेरी नजरें झुकी थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, कब से दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा, पिछले 3 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी उम्मीद से हुई हो? मैंने कहा कि शादी के 1 साल बाद ही मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी क्योंकि वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर चुका था। मैंने जानबूझकर डॉक्टर से सच छिपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे ही पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाएं, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूं आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर वो मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं? मुझे लगा जैसे उसके लफ्जों में तंज था। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वो कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगी कि मैंने अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इनमें से तो कभी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही एतराज था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही हैं। ये कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और वो नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनके शौहर को अंदर बुलाएं। कुछ देर बाद ही काशिफ नर्स के साथ अंदर आया था। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी मिसेस मेरे साथ बिल्कुल भी ताउन करने को तैयार नहीं है। ये कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम जाया करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर काशिफ ने मुझे गुस्सीली नजरों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी बीवी को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि इसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब ये दिल से राजी हो जाए तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। काशिफ ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी नजरें झुकाए कमरे से बाहर
बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए काशिफ मुझे यही बातें सुनाता रहा कि पिछले इतने सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम हामला नहीं हो पा रही हो और हर जगह से मुझे मायूसी हुई है। उस डॉक्टर की गारंटी है कि इसके इलाज से औलाद लाजमी होती है और केस कभी भी खराब नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर सूरत में अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए और तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त जरूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैंने तड़प कर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, काशिफ, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ वो जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरा ऑपरेशन करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करे। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने काशिफ से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसा इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर काशिफ ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। लेकिन अगर मैं उससे कहती कि मैं डर रही हूँ, गाड़ी की स्पीड स्लो कर लें, तो वो और भी ज्यादा तेज बढ़ा देता। वो ऐसा ही था। इन 12 सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात पर इतराज उठाना काशिफ को गुस्सा दिला देता है और गुस्से में वो पागल हो जाता है और फिर उसे कुछ भी नजर नहीं आता और मैं उसका गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने हमेशा गरीबी देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी दोनों टांगे और जिस्म एक्सीडेंट में मफलूज हो गए थे। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर जिंदगी जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी थी। वो चारपाई पे पड़े अंदर ही अंदर कुर्ते रहते थे और जब मैं 10 साल की हुई थी तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही लोगों के घरों में काम करती थी और मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वो मेरी फीस भी भर देती थी। आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती कि पढ़ाई के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जिंदगी जैसे तैसे कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी के मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के बारे में परेशान करना बंद कर दिया क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अब जिंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 22 साल की हो चुकी थी। अम्मी की एक सहेली थी जब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। अम्मी की सहेली का मायका हमारे ही गांव में था। एक बार जब अपने मायके आई तो अम्मी से भी मिलने आई और वो अपने इकलौते बेटे काशिफ के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उससे कह दिया था हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अम्मी की सहेली को मैं बहुत पसंद आ गई थी और फिर कुछ वो अम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी क्योंकि अम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए अपने बेटे काशिफ के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी और काशिफ की शादी को 3 महीने ही हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक कर निकली थी क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर की ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही काशिफ गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाजा बड़ी जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। ये देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत है। मुझे तो इंसान कोई दिमागी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि कब कोई बात इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएगी। ये मेरी जिंदगी का अज़ाब बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई उसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ा और घसीटने के अंदाज से कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लाकर पटका और कहने लगा, बहुत ज्यादा जुबान चलाने आ गई है तुम्हें मेरे सामने। तुम जानती हो कि
मुझे बहस पसंद नहीं है। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी आज माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज के साथ पेश आना। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम खामोशी से उसे चेकअप करवाओगी। जिस कदर गुस्से से वो मुझे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैंने उसकी बात से इनकार किया तो वो मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी, जनूनी। गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वो मुझे उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो मुझे देखकर वो तन से मुस्कुराया था, फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं इस बार खामोशी से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी कि ये कौन सा चेकअप था जो ये लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? वो कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। ये कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वो भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। अब वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी काशिफ से हुई तो घर में वो दोनों माँ बेटा ही थे। काशिफ का ना कोई भाई था ना बहन, उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन काशिफ का रवैया मेरे साथ ऐसा था कि कभी आग तो कभी पानी। उसके मजाज से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी सी बड़ी बात को भी नजरअंदाज कर जाता और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी वो काशिफ से मेरी खातिर लड़ जाती थी, कहती थी, क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो, वो तो तुम्हारे सामने उफ भी नहीं करती। खुद में थोड़ा बदलाव लाओ, अब तुम शादीशुदा हो। हर वक्त का गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 2 महीने हुए थे और 2 महीने में ही मैं काशिफ से तंग आ चुकी थी। इस 2 महीने के अरसे में कई बार मैंने गुजारिश करते करते रोते हुए काशिफ को मनाया था। जरा सी बात पर वो नाराज हो जाता और जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफिया नहीं मांगती वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वो मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। छोटी छोटी बातों पर ही वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो, कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसा उसे पसंद है मैं वैसा ही काम करूं, लेकिन वो किसी तरह से भी राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई तो जो हाल मेरा उसने किया था, सुनने वालों की शायद जान कांप उठे। इन दिनों जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरी तबीयत सुस्त थी। मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर ले गई। मेरे डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाए और ये खुशखबरी सुना दी कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हो सकता है कि जब ये खबर काशिफ को मालूम हो तो वो सुधर जाए और मेरा ख्याल रखने लगे। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने काशिफ को ये खबर सुनाई तो एकदम ही वो गुमसुम सा हो गया था और आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो मुझे लगता था जैसे वो अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है, अंदर ही अंदर गुस्से को पी रहा है। ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे ये खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। ये तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में आई तो वो बहुत सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। जब मैंने साइड टेबल पर देखा तो वो सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। उसने मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने लगा कि हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की गवार, अनपढ़, जाहिल औरत, कुछ तो जिंदगी इंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चों की जिम्मेदारी में मुझे नहीं बंधना। काशिफ के मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, काशिफ, ये तो अल्लाह की देन है और सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ही होता है। मेरे चाहने ना चाहने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की मर्जी नहीं चलेगी। जब मैं चाहूंगा तब वो दुनिया में आएगी और जब मैं नहीं चाहूंगा तो कोई भी उसे दुनिया में नहीं ला सकता। काशिफ की जुबान से ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वो कहने लगा कि अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ, वो भी अपने तरीके से। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा और इसे खत्म करवा दूंगा। ये सुनकर मैंने अचानक ही काशिफ की तरफ देखा था। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं करवाऊंगी। ये तो एक गुनाह है। जब बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला दुनिया में आने से पहले ही इसकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। काशिफ गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। मुझे इसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। ये कहने के बाद उसने लैंप बंद किया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि न जाने वो क्या करेगा। सुबह काशिफ के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। काशिफ जब कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी कि वो कहीं नहीं जाएगी और खबरदार जो तुमने बच्चे को खत्म करने के बारे में सोचा भी। तो काशिफ ने मुझे गुस्सीली नजरों से देखा था। मैं अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वो गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 2 दिन तक वो घर नहीं आया था। मुझे काशिफ की परेशानी सताने लगी थी क्योंकि गुस्से में वो अंधा हो जाता था और
कुछ भी कर देता था। मेरी सास मुझे तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वो भी परेशान लग रही थी। 2 दिन बाद काशिफ आया तो तब भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने खाना रखा तो उसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरी सास भी ये सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगी कि जाओ तुम कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास बाहर काशिफ को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि उसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच चुकी थी कि मैं अब उसकी बात पर कोई एतराज नहीं करूंगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले, जब मुझे जिंदगी यही काशिफ के साथ गुजारनी है तो फिर मैं काशिफ के साथ लड़ झगड़ कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही काशिफ कमरे में आया, इससे पहले कि मैं उससे ये सब कहती कि वो जो चाहता है कर ले, लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, कहने लगा कि मैंने बहुत आसानी से इस झंझट को खत्म करवाना चाहता था, लेकिन तुम भूल गई कि तुम मुझसे जिद करोगी और तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे ही इस झंझट को खत्म कर दूंगा। मेरी सास हमारे कमरे का दरवाजा बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा था और मेरी चीखों को सुनकर वो परेशान हो गई थी और रो रो कर दरवाजा बचा रही थी। काशिफ से कह रही थी कि दरवाजा खोल दो, ये जुल्म मत करो, लेकिन काशिफ ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और उसने मुझे इतना मारा, मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कई घर मेरी चीखें सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाजा बचा रही थी। काशिफ से कह रही थी कि खुदा के लिए जुल्म मत करो, दरवाजा खोलो, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला जब तक कि उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से वजूद को खत्म ना कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। काशिफ ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा उठी थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोती हुई काशिफ के पास गई और हाथ जोड़कर बोली कि खुदा के लिए इसे अस्पताल लेकर चलो, लेकिन वो तो पत्थर बना बैठा हुआ था। मेरी सास ने ही फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। दिन में मैं अस्पताल में रही और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। काशिफ ने मुझसे बातचीत बिल्कुल बंद कर रखी थी। मैंने भी काशिफ से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं उस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी जिंदगी गुजार लेती, लेकिन अब मैं लाचार थी। इस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था और ना मेरी माँ और ना ही मेरे पास तालीम थी, और वो मेरी इसी मजबूरी का तो फायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वो भी बहुत बुरी हो चुकी थी और खुद भी बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन काशिफ खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए उससे बातचीत करना शुरू कर दी थी। आखिर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी क्या था? या तो काशिफ के साथ जिंदगी गुजारती या फिर वापस अपने मायके चली जाती, और मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने काशिफ से बातचीत करना शुरू कर दी, और जो कुछ हुआ था और जो मैं खो चुकी थी वो मुझे वापस नहीं मिल सकता था। कई साल तक वो मुझे न जाने कौन कौन सी दवाइयां खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। इनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वो थी तो मेरी भी हिम्मत बनती रहती थी, और काशिफ तो ऐसा था जैसे कि आजाद हो चुका था, क्योंकि शायद पहले माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। अब तो आए रोज मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता या कभी बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा क्या मुझे बच्चा चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से ये बात खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूंगी। जब काशिफ ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो फिर उसने मुझे दवाइयां खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद से नहीं हुई थी। 3 साल और गुजर चुका था। फिर काशिफ मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे शौहर ने मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती की थी, शायद इस वजह से अल्लाह ने ये खुशी मुझसे छीन ली थी, और फिर मुझ पर यह राज भी खुल गया कि काशिफ को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद काशिफ के बजाय अपने पोते या पोती के नाम कर गई थी, इसलिए काशिफ को जो भी औलाद होगी वही सारी जायदाद की असली हकदार होगी। जब तक काशिफ की कोई औलाद नहीं हो जाती तब तक सारी प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में रहती और काशिफ को सिर्फ महदूद खर्च दिया जाता। ये बात भी गुस्से में एक दिन काशिफ ने ही मुझसे लड़ते लड़ते कह दी थी, और मैं समझ गई थी कि उससे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी जो उसकी मां ने उसकी आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में काशिफ को मालूम हुआ तो मुझे वो उसके
के पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने घंटे तक बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं उस अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद ना था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक ठाक हो चुके हैं। अरे आपकी बीवी उम्मीद से है और 9 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म भी देगी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बेहोशी की हालत में ही उम्मीद से भी हो चुकी थी। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो है ना? मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, अभी आपने किसी के बारे में बात की है? कौन उम्मीद से हो चुकी है? डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि आप ही का तो इलाज कर रहा था। मैंने कहा, मैं कब से बेहोश हूँ? क्या किया गया है मेरे साथ? बताइए ना मुझे डॉक्टर, क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो कहने लगा कि आप सिर्फ 5 दिन बेहोश रही हैं। हमने आपके साथ ट्यूब बॉडी टेस्ट किए हैं। आपकी शोहर को औलाद चाहिए थी और वो एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रही थी, इसलिए ये सब किया और वो हो गया जो आपका शोहर चाहता था। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये कैसी अंधेर नगरी थी। मुझे काशिफ से अब नफरत सी महसूस होने लगी थी। वो अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता था मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे मैं अल्लाह की तरफ से मौजज़ा ही कह सकती हूँ। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई उस दिन काशिफ अपने ऑफिस में था। जब फोन पर डॉक्टर ने उसे खबर सुनाई तो वो तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंच रहा था कि रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। इस बच्चे को 1 मिनट देखना भी उसके नसीब में नहीं था। वो उस वक्त मर चुका था। मुझे इसके मर जाने का कोई अफसोस ना था। काशिफ जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को खुदा से भी ऊपर समझने लगा था, तो अल्लाह को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। ऐसे ही कुछ दावे काशिफ भी कर रहा था कि वो जब चाहे अपने बच्चे को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे उसे मार सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इंसानों से बढ़कर जो है वो अल्लाह है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपनी बेटी को कसकर सीने से लगा लिया था। काशिफ की मैयत को घर लाया गया और उसका जनाजा पढ़ाकर दफना दिया गया, लेकिन मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग यही समझ रहे थे कि मुझे काशिफ की मौत का सदमा लग गया है, इसलिए आंख से आंसू नहीं गिर रहा, लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे उसके जाने का कोई दुख नहीं था। काशिफ के जाने के बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पर आने लगी थी। मैं अपनी बच्ची की परवरिश में दिलो जान से लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने पोते या पोती के नाम कर रखी थी, जब कानूनी तौर से मेरे पास आ चुकी थी और इतनी प्रॉपर्टी थी कि मैं जिंदगी भर भी बैठकर खाती तो आराम से मेरी जिंदगी कट सकती थी। मैंने अब अपनी बेटी को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक